हाँ जी बेटा, ये आपका जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में टॉपिक एडिट थे, सिर्फ 2 पेजेस की वीडियो है। 2 पेजेस की ये आपकी जो नोट्स हैं, इसको मैं एक बार ये देख सकते हो आप। तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप सुन लीजिए, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। ये आपको मैंने पहले करवाया भी है ट्यूशन पे, तो थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, आपको इस चीज़ का पता ही है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, और ये कब बनी थी? जब यूएसएसआर की जो से अलग हो गई थी, जो 15 स्टेट्स आपस में डिसइंटीग्रेट हो गई थी, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। तो आप देख रहे हो इस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश ऑन 8 दिसंबर 1991। तो 1 मार्क्स के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये कब बनी, 8 दिसंबर 1991। और सबसे पहले इसमें रशिया, बेलारस और यूक्रेन ने एक एग्रीमेंट साइन किया, और फिर सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई और क्या बन गई? क्रिएशन ऑफ CIS। तो फर्स्ट पैराग्राफ से आपका जो क्वेश्चन 1 मार्क्स में बन सकता है कि 3 जो कंट्रीज़ के नाम आपको पता होना चाहिए जिन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया, और कौन सी डेट को? 8 दिसंबर 1991 को। सेम टाइम पे उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी फॉर्मर सोवियत यूनियन की रिपब्लिक्स के लिए खुली है। ऐसे नहीं कि 3 बाकी नेशंस भी आएँ और इसके गोल्स को शेयर करें, मतलब इसका पार्ट बने। देन थर्ड पॉइंट में उन्होंने ये बताया हुआ है कि द क्रिएशन एग्रीमेंट एबॉलिश द USSR। ये बात तो बार बार वही है कि जब ये एग्रीमेंट हुआ ही क्यों? जब USSR ख़त्म हो गया और इसके मेंबर स्टेट सब फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट नेशंस बन गई। तो सिर्फ पहले तो हमने पढ़ा सिर्फ 3 स्टेट्स के, रशिया, बेलारस, यूक्रेन। उसके बाद अर्मीनिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन्होंने भी 21 दिसंबर 1991 को ज्वाइन कर लिया। अब कौन बचा? जॉर्जिया। जॉर्जिया ने 2 साल बाद दिसंबर 1993 को ज्वाइन कर दिया। जबकि 3 स्टेट्स थी जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, और उन 3 स्टेट्स का नाम है एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुनिया। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कोई एक गलत स्टेट। देखिए, जो चीज़ बोल्ड में है उसको थोड़ा ध्यान में रखना कि 3 स्टेट्स दे के और एक स्टेट गलत दे के बोल सकते हैं कि कौन सी स्टेट जो थी जो इसका पार्ट नहीं थी। तो आपको इन तीनों के नाम पता होना चाहिए। करंटली जो कॉमनवेल्थ में अभी कितने मेंबर्स हैं, ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि CIS में 9 मेंबर्स हैं, प्लस यूक्रेन और तुर्कमेनिया। अब ये वो 2 स्टेट्स हैं जो CIS की कुछ ही एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती, मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ज़्यादा ये पीछे ही रहती हैं। CIS का एम क्या है कि हमें मेंबर्स को सब अपने डेवलपमेंट करनी है। मेंबर कौन है? इसके कंट्रीज़, मतलब इन कंट्रीज़ को डेवलपमेंट करनी है। किसमें? ट्रेड, फाइनेंस, लॉ मेकिंग, सिक्योरिटी, कॉपरेशन करना है, हर तरफ डेमोक्रेसी लेके आनी है, जो क्राइम हो रहे हैं बॉर्डर पार उनको रोकना है। और ये क्या करती है? ये पीस कीपिंग फोर्सेस हैं। और ये कैसे? इनमें चार्टर और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। इसका मतलब क्या है कि इनमें भी एक पोजीशंस हैं कि जनरल कौन है, सेक्रेटरी कौन है, और लॉ कौन बनाएगा, फाइनेंस को कौन देखेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया छोटा सा टॉपिक। आगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, 21st सेंचुरी में अरब कंट्रीज़ में जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स थी या कन्फ्यूजन्स थी, तो वहाँ पे जब सब कंट्रीज़ में डेवलपमेंट आ रही थी, डेमोक्रेसी आ रही थी, तो इन्होंने भी बोला अरब कंट्रीज़ में ने भी कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। और स्प्रिंग मतलब क्या होता है? स्प्रिंग का मतलब पैदा होना। तो अरब कंट्रीज़ क्या हुई? इन्होंने कहा कि अब हमें एक नया रूप चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले अरब स्प्रिंग आपको ईयर पूछा जा सकता है 2009 में। और इसमें हुआ क्या? बहुत सारी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, यानी कि सरकार के खिलाफ, और आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड का मतलब होता है हथियार लेके लोगों ने रिबेलियन किया पूरे अरब वर्ल्ड में। 2010 तक कि हमें क्या चाहिए? हमें डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है। और वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के लिए कि ये प्रोटेस्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तुनीशिया के अंदर। तुनीशिया के अंदर अरब स्प्रिंग ने अपनी जो रूट सबसे पहले पकड़ी थी। 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पे किसके खिलाफ स्ट्रगल हुआ? करप्शन थी, नौकरी नहीं थी, गरीबी थी, और लोगों ने पॉलिटिकल मूवमेंट की। और द पीपल कंसीडर्ड द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि हमारे देशों में प्रॉब्लम, अरब कंट्रीज़ में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जिसको हम तानाशाही बोलते हैं। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि 1 मार्क्स में तुनीशिया वाला इंपॉर्टेंट है। और ये भी बात याद रखना कि जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ ज़्यादा है।
ए पावर स्ट्रगल कंटिन्यूड, और वहाँ पे पावर की भी स्ट्रगल चलती रहती है। अरब स्प्रिंग के बाद एक ये डेमोक्रेसी की भी तो क्या है, एक पावर स्ट्रगल ही है कि पावर लोगों के हाथ में आए। इसके बाद जब देखिए जब ये लड़ाइयाँ हुई या लोगों ने आवाज़ उठाई तो वहाँ पे लीडरशिप चेंज हो गई, राइम्स जो थे अब अरब कंट्रीज़ के अंदर गिरने शुरू हो गए, क्योंकि आपको पता है जब जनता उठती है तो फिर बड़े बड़ों के तख्ते पलट देती है। अल्टीमेटली क्या हुआ, बैटल हुई, किनके बीच में बैटल हुई, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स में और कई इसमें रिलीजियस एलाइट्स, मतलब आपस में भी लोग, सिविल वॉर्स भी हुई। 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखिए यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि होस्नी मुबारक 1 मार्क्स के लिए, जो इजिप्ट में पावर में था 1979 में और वो भी ख़त्म हो गया। होस्नी मुबारक जो बहुत बन रहा था इजिप्ट में 1979 में, तो ये भी क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों ने कहा हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजिप्ट का था ये बंदा होस्नी मुबारक। लास्ट में इसके अलावा अरब स्प्रिंग आपको लीबिया, सीरिया में, येमेन में, बहरीन में भी नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पे भी लोग क्या चाहते थे, डेमोक्रेसी। तो सिंपल बात है, अगर मैं आपको 2-3 लाइनों में शॉर्ट करके बताऊँ तो अरब स्प्रिंग का मतलब कि लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है बेटा, तो ये भी आपके सब टॉपिक्स जो 2 थे मैंने क्लियर कर दिए, उसको सुन लेना। ओके।